ये कहानी उस वक्त की है जब डीमन किंग ने पूरी दुनिया पर एक भयंकर और विनाशकारी हमला किया था। उस हमले ने कई सभ्यताओं को नष्ट कर दिया और उनके साथ ही गार्गन एम्पायर का भी पतन हो गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनॉइड वॉरियर का साम्राज्य था। जैसे जैसे इंसान, एल्फ्स और डॉर्फ्स चारों तरफ से घिरते चले गए, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। अपने विनाश को निकट आता देख इन तीनों प्रजातियों ने एक साथ मिलकर अपनी सारी ताकतें झोंक दी। अब उनके पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। या तो वो आखिरी सांस तक लड़ते या इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट जाते। इस महासंग्राम में एक विशेष टीम थी जिसका नाम था सुसाइड स्क्वाड, जिसे विशेष रूप से डीमन किंग के किले में घुसपैठ करने और उसे खत्म करने के लिए भेजा गया था। ये मिशन पूरी तरह से आत्मघाती था, पर अगर सफल होता तो दुनिया को विनाश से बचाया जा सकता था। इस लंबे, थकाऊ और खूनी युद्ध में जहां मानवता का भाग्य दांव पर लगा था, अंततः डीमन किंग को हरा दिया गया। और जब ये वीर योद्धा किले से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। एक गहरे अंधेरे कमरे में एक लड़की जंजीरों में कैद थी और उसकी रक्षा दो भयानक शक्तिशाली डीमंस कर रहे थे। स्क्वाड का एक मेंबर थेरॉन उस लड़की को पहचानता है और वहीं पर रुकने का वो डिसीजन लेता है। वो अपने दो साथियों काइल और उर्सा को आदेश देता है कि वो तुरंत बाहर निकल जाएं। काइल और उर्सा उसे समझा नहीं पाते और अंततः उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वो एक कमरे में पहुंचते हैं जहां पर एक मिस्टीरियस क्रिम्सन क्रिस्टल रखा हुआ होता है, और जैसे ही काइल उसके करीब जाता है, ऊपर से कई सारे जादुई ऑर्ब्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अपनी तलवार से वो अधिकतर हमलों को रोक लेता है, लेकिन एक ऑर्ब उसकी ढाल भेद कर सीधे उसके शरीर से टकरा जाता है और वो उसे पूरी तरह से निर्बल बना देता है। लेकिन उसी पल वहां पर उसकी साथी में उर्सा सामने आती है और बिना एक पल गवाए अपनी सारी बची हुई जादुई शक्ति का प्रयोग करके उसे बचा लेती है। लेकिन इस कोशिश में वो खुद हवा में बिखर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। काइल, जो अब उर्सा की मौत से बिल्कुल हैरान था, वो अपनी भावनाओं से अभी उबरा भी नहीं था कि तभी एक मिस्टीरियस पंखों वाला अटैकर सामने आता है, जो कि एक विंग वाला डीमन होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक प्रतीत हो रहा था। काइल अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करता है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। फिर वो पंखों से बने तेज डेडली फेदर से काइल पर अटैक करता है। वो अटैक इतना तेज और सटीक होता है कि काइल को काउंटर करने का मौका भी नहीं मिलता। काइल की स्वॉर्ड स्पिरिट उसे चेतावनी देती है कि ये टेक्निक एलिमिनेशन है, एक अनब्लॉकेबल और हाई लेवल स्पेल जो सामने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। ये जानकर काइल समझ जाता है कि अगर अगला बार हुआ तो वो जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए वो जल्दीबाजी में एक फैसला लेता है। वो अपने स्वॉर्ड में लगे जेमस्टोन की पूरी शक्ति को खोल देगा। उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट, जो उसकी निष्ठा और बहादुरी से प्रभावित हो चुकी है, वो उसे इसकी सहमति दे देती है। काइल अपनी अल्टीमेट अटैक को एक्टिवेट करता और पूरी ताकत के साथ उस डीमन पर हमला करता है। उसकी तलवार डीमन को चीर देती है और उस वार में उसकी तलवार भी टूट जाती है। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। काइल, जो पूरी तरह से थक चुका है और बिल्कुल टूट चुका है, और वो वहां पर बिल्कुल अकेला है। वो महसूस करता है कि उसने युद्ध तो जीत लिया है, पर सब कुछ अब खो चुका है। ना उसके दोस्त बचे, ना उसका घर, और ना ही उर्सा, ना ही उसकी बचपन की दोस्त लीसा बची है। और वो जमीन पर गिर जाता है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका होता है। तभी वो क्रिम्सन क्रिस्टल अचानक तेजी से चमकने लगता है, जैसे वो एक्टिवेट हो रहा हो। खतरे को भांपते हुए काइल क्रिस्टल के पास जाता है ताकि वो उसे नष्ट कर सके, ये सोचते हुए कि कहीं ये मानवता को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही वो क्रिस्टल को छूता है, अचानक सब कुछ काला हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने पुराने कमरे में अपने बेड पर पाता है। ये देखकर वो बेहद ही चौंक गया था। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे संभव हो सकता है। जवाब तलाशने के लिए वो खिड़की की तरफ दौड़ता और देखता है कि उसका शहर, जो युद्ध में पूरी तरह से जलकर राख हो गया था, वो अब भी सही सलामत है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे लगने लगता है कि शायद ये सब कोई क्रूर सपना था, लेकिन बहुत ज्यादा वास्तविक लग रहा था वो सब। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और उसकी बचपन की दोस्त लीसा अंदर आती है। वो बहुत ही कैजुअली उससे कहती है कि वो बहुत देर तक सोता रहा है और अब नीचे आ जाए। काइल उसे देखकर हैरान हो गया था। लीसा को समझ नहीं आता कि वो इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। वो सोचती है कि शायद उसे पेट में दर्द है और वो उसकी हालत देखने के लिए उसके पास आती है, लेकिन तभी काइल उसे कसकर गले लगा लेता है। लीसा उसकी बाहों में फंस जाती है और शर्मा जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो नशे में है। वो खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन काइल ने तो उसे और भी कसकर पकड़ लिया था और इसमें वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। लीसा खुद को संभाल कर उसे एक जोरदार पंच पेट में मारती है और कहती है कि जो कुछ भी अभी हुआ उसे समझने में वक्त लगेगा और वो अभी मेंटली तैयार नहीं है कि कोई जवाब दे। ये कहकर वो उसका नाम लेकर इबूका चिल्लाती है और कमरे से बाहर भाग जाती है। काइल, जो अब भी पेट पकड़कर पड़ा होता है, ये
महसूस करता है कि वो दर्द में है और ये कोई सपना नहीं हो सकता। वो अपना ब्लैंकेट उठाता और उसके नीचे वही क्रिम्सन क्रिस्टल पड़ा होता है। वो समझ जाता है कि इसी क्रिस्टल की शक्ति ने उसे पास्ट में लौटा दिया है और वो सच में टाइम ट्रेवल कर चुका है। और मिरर में खुद को देखकर उसे पता चलता है कि उसका शरीर अब पहले से छोटा है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। ना कोई घाव और ना ही कोई चोट के निशान हैं। खिड़की के बाहर का नजारा भी वैसा ही शांत है जैसे इन्वेजन के पहले हुआ करता था। और जब वो लिसा को फिर से जिंदा देखता है तो उसे पक्का यकीन हो जाता है कि वो सचमुच पास्ट में आ चुका है। अब वो क्रिस्टल को ध्यान से देखता है और सोचता है कि क्या ये सच में टाइम ट्रेवल करा सकता है। तभी उसका पेट गड़गड़ाने लगता है और वो कुछ खाने की तलाश में डाइनिंग रूम की ओर निकलता है और सौभाग्य से उसे वहाँ पर एक टेबल खाने से भरी मिलती है। लिसा ने उसके लिए खाना बनाई थी। ये देखकर उसे वो दिन याद आ जाते हैं जब लिसा अक्सर उसकी माँ की मदद करती थी और खाना बनाने आती थी। वो बिना रुके खाना खाता जाता है, एक एक प्लेट करके वो सारी चीजें साफ कर देता है। और थोड़ी देर के बाद उसका बड़ा भाई थेरॉन भी वहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए आता है, लेकिन टेबल पूरी तरह से पहले ही खाली था। काइल ने सब कुछ अकेले खा लिया होता है, जो देखकर पहले थेरॉन तो हैरान होता है, लेकिन फिर वो उसे माफ कर देता है क्योंकि आज काइल का जन्मदिन था। काइल को थेरॉन को देखकर वो भयानक समय याद आता है जब वो दोनों भाई एक लड़ाई में साथ थे और थेरॉन की मौत हो गई थी, लेकिन अब वो जिंदा है तो वो राहत की सांस लेता है। इसके बाद काइल अपनी माँ से मिलने अंडरग्राउंड लाइब्रेरी जाता है। उसकी माँ जो एक शक्तिशाली आर्क मेज है, वहाँ रात भर किताबें पढ़ रही थी। काइल उससे पूछता है कि क्या सच में कोई टाइम ट्रेवल स्पेल होती है। उसकी माँ कहती है कि हाँ, ऐसी स्पेल होती तो है, लेकिन ये स्पेल बहुत ही दुर्लभ है और इसमें इतनी इमेंस पावर की जरूरत होती है कि दुनिया की सबसे ताकतवर मेज भी इसे समन नहीं कर सकती। तभी काइल पूछता है कि क्या कोई मैजिक आइटम इतनी शक्ति को स्टोर कर सकता है। वो जवाब देती है कि हाँ, लेकिन ऐसा केवल तभी संभव है जब वो आइटम कई सेंचुरीज पुरानी हो या कोई ऐसी वस्तु हो जिसमें सैकड़ों हजारों की मौत की शक्ति एब्जॉर्ब हुई हो। काइल को समझ आ जाता है कि डीमंस द्वारा हुई भारी तबाही से वो क्रिस्टल शक्तिशाली बना और उसी ने टाइम ट्रेवल कराया है उसे। उसकी माँ एक किताब निकालती है और दिखाती है कि ऐसा क्रिस्टल केवल एक ही है, लीजेंडरी डिवाइन ड्रैगन्स हार्ट, जो पिछले 1000 सालों से गायब था। काइल को अब यहाँ पर सब कुछ समझ आ गया था। वो खुश होता है कि वो इतने सालों बाद फिर से अपनी माँ से ये सब बातें कर पा रहा है, लेकिन उसकी माँ को लगता है कि उसका बेटा अचानक बहुत ही मैच्योर हो गया है, जबकि उसे नहीं पता कि वो अपने बेटे से लगभग 10 साल बड़े वर्जन से बात कर रही है। खाने के समय उसकी माँ भी खाना ढूंढने जाती है और जब उसे पता चलता है कि कुछ भी नहीं बचा है तो वो भी इसे काइल का बर्थडे गिफ्ट मानकर माफ कर देती है, जैसे थेरॉन ने किया था। इसके बाद काइल एक शांत जगह पर जाकर क्रिस्टल को फिर से गौर से देखता और सोचता है कि उसका ओल्डर सेल्फ क्या बदलना चाहता है। तभी लिसा वहाँ पर आती और सुबह की ऑकवर्ड घटना के लिए माफी मांगती है। काइल उससे कहता है कि उसे एक डरावना सपना आया था जिसमें वो लिसा को खो दिया था और इसी वजह से उसने उसे कसकर पकड़ लिया था। लिसा ये सुनकर मुस्कुराती है और उसे माफ कर देती है और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। उसकी आंखों में देखते हुए काइल को वो क्षण याद आता है जब लिसा ने अपनी आखिरी सांस ली थी और जब उसका शहर डीमंस द्वारा सबसे पहले तबाह हुआ था। लिसा को फिर से खोने के ख्याल से उसकी आंखें भर आती है और उसे याद आता है कि उसने कसम खाई थी कि वो लिसा की मौत का बदला लेगा। तभी लिसा उसे वास्तविकता में लौटाती है। वो दोनों सूरज की ओर देखते हुए साथ में बैठते हैं, लेकिन काइल के मन में वही चिंता घूम रही होती है। वो सोच रहा होता है कि अभी से 3 साल बाद फिर से इन्वेजन होगा। वो खुद से वादा करता है कि इस बार वो सब कुछ बदलेगा और इस बार वो सब कुछ बचाएगा, चाहे उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। रात में काइल अपने समय के सभी फ्यूचर इवेंट्स को डिटेल में लिखना शुरू करता है। वो लोगों को चेतावनी देना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो खुद डीमन किंग को मारेगा, चाहे अभी वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। वो अपनी स्वॉर्ड उठाता और प्रैक्टिस शुरू करता है। वो अपने सामने उसी फीदर वाले डीमन की कल्पना करता है। उसके कुछ हमलों को वो डॉज कर पाता और कुछ उसे लगते भी हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन अभी तो उसके पास 3 साल हैं और इस बार वो अपनी ताकत को बहुत ही गंभीरता से बढ़ाएगा, हर दिन हर रात, ताकि अगली बार वो सिर्फ सर्वाइवर ना हो बल्कि एक लीजेंड बने। काइल स्ट्रेंथ और हैसे जैसे स्पेल का यूज करके अपने फिजिकल स्टैट्स को बढ़ाता है और तुरंत ही महसूस करता है कि उसकी ताकत और रफ्तार आम दिनों से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके हर एक मूवमेंट में एक नई ऊर्जा महसूस होती है और जैसे उसकी बॉडी में किसी और की शक्ति समा गई हो। यह अनुभव उसके लिए नया था और उतना ही अनसेटलिंग भी। उसे ये शक होने लगता है कि शायद ये क्रिम्सन क्रिस्टल की रिसिडुअल पावर का असर है, जो कि अभी भी उसके शरीर में किसी न किसी रूप में एक्टिव है। लेकिन फिर भी काइल अपनी प्रैक्टिस को जारी रखता है और जब उसकी स्पीड अब सामान्य गति से ज्यादा तेज हो चुकी है तो वो उस फेदर वाले डीमन की छाया को याद करते हुए उसके हर एक संभावित अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है। एक के बाद एक फुर्तीले मूव्स, हवा में कटी हुई आर्क जैसी तलवार की धार, जमीन पर पड़ते हल्के पर फुर्तीले कदम। ऐसा लगता है जैसे किसी वो बड़े वॉरियर की तरह लड़ रहा हो और वो लगभग सफल भी हो जाता है। और जैसे ही वो उस काल्पनिक
काल्पनिक दुश्मन के करीब पहुंचने लगता है। तभी एक हमला उसकी अपेक्षा से तेज होता है और सीधे उसके कंधे पर वार होता है, जिससे उसका संतुलन खो बैठता और वो जमीन पर जा गिरता है। धूल उड़ती और जमीन पर लेटा काइल ये सोचता है कि अभी उसका वर्तमान शरीर उस इमेंस स्ट्रेंथ बूस्ट के लिए तैयार नहीं है जिसे उसकी मैजिक अचानक ही प्रोवाइड कर रही है। मांसपेशियां थक रही है और सांस उखड़ रही है, लेकिन वो जानता है कि उसे रुकना नहीं है। अगर उसे भविष्य के उस भयानक डूम्सडे से अपने लोगों को बचाना है तो उसे अपनी सीमाओं को पार करना ही होगा। उसी समय झाड़ियों के पीछे से लीजा और थेरॉन चुपचाप उसकी गतिविधियों को देख रहे होते हैं। दोनों की आंखें बहुत हैरान होती है। वो सोचते हैं कि अचानक से काइल को हो क्या गया है। थेरॉन की माँ इला, जो कि एक जानी मानी वॉरियर और टीचर है, अचानक वहाँ पर आ जाती है और ये देखने के लिए कि उनके बेटे और उसके दोस्त की प्रगति कैसी चल रही है। वो लीसा से पूछती है कि काइल ठीक से बिहेव कर रहा है या नहीं। लीसा, जो मौके का फायदा उठाना नहीं भूलती, वो तुरंत ही थेरॉन की चुगली कर देती है। वो इला से कहती है कि उनका बेटा तो ना खुद कुछ करता है ना दूसरों को करने देता है, उल्टा हर दिन उससे खाना मांगता है। इला हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है कि ये किस्से बाद में सुनेगी, क्योंकि फिलहाल तो उसकी दिलचस्पी सिर्फ काइल में है। काइल के फाइटिंग स्टाइल को देखने के बाद इला के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। वो देख सकती है कि उसके मूव्स में एक अलग किस्म की अर्जेंसी है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी इनर स्टॉर्म से लड़ रहा हो। वो लीसा और थेरॉन से पूछती है कि इसे कुछ हुआ है क्या। लीसा को अचानक वो कल रात वाला मंजर याद आता है, जब काइल की आंखें एकदम सोललेस और खोई हुई सी लग रही थी। दोनों इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाते, लेकिन इला ये निष्कर्ष निकालती है कि एक टीनेजर रातों रात तभी बदल सकता है जब वो किसी के प्यार में पड़ जाए। लीसा ये सुनकर चौंक जाती है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो लड़की खुद ही तो नहीं, और क्या काइल उसी के लिए ऐसा बिहेव कर रहा है। कंफ्यूज्ड और थोड़ी नाराज लीसा तुरंत काइल के पास जाती है और बिना कुछ कहे सीधा उससे कन्फेशन मांगती है। वो कहती है कि या तो तुम साफ साफ बता दो कि तुम क्या महसूस करते हो, या फिर तैयार हो जाओ पिटाई के लिए। काइल, जो अभी तक अपनी ट्रेनिंग में खोया हुआ था, कुछ भी नहीं समझ पाता। उसे ये भी समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रही है, और जब वो कुछ भी कन्फेस नहीं करता तो लीसा गुस्से से भरकर उसे जोरदार पीटना शुरू कर देती है, ये सोचते हुए कि उसने किसी मासूम लड़की का दिल तोड़ा है। कुछ देर के बाद गिल्ट और गुस्से के अजीब मिश्रण में डूबकर लीसा उसके लिए बेहतरीन दोपहर का खाना बनाती है। काइल हैरान होता है, लेकिन शुक्रगुजार भी महसूस करता है। इला और थेरॉन भी उसमें शामिल होते हैं। खाने के दौरान काइल ये रिवील करता है कि इला उसकी मास्टर है। फिर वो एक गंभीर सवाल सबके सामने रखता है। वो पूछता है कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस दुनिया के कई नेशन को कंट्रोल कर सके। थेरॉन सोचते हुए कहता है कि राजाओं के पास ये शक्ति होती है। लीसा का मानना होता है कि शायद हाईएस्ट रैंकिंग प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इला कहती है कि शायद वो हीरो रैंडोल्फ था, जिसने 300 साल पहले डीमन किंग को हराया था, और वही इतना प्रभावशाली रहा होगा कि दुनिया के कई लीडर्स को गाइड कर सके। काइल ये सवाल इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि वो जानना चाहता था कि ऐसा बनने के लिए उसे क्या करना होगा, और उसे एहसास होता है कि वास्तव में ऐसा बनने के चांसेस बेहद कम हैं। लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर वो पूरा समर्पण और मेहनत करे तो अगले 2-3 सालों में वो कम से कम एक हीरो तो बन ही सकता है। उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाता है। फिर वो उठता और सब लोग उसे देखकर सोचते हैं कि इस इडियट को शायद फिर से कोई चोट लग गई है। रात को काइल अपनी माँ की लाइब्रेरी से कई किताबें निकाल कर ले आता और उन्हें पढ़ने बैठ जाता है। उसका मकसद होता है कि जितना हो सके नॉलेज एब्जॉर्ब करना, ताकि वो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि समझदार और प्रिपेयर्ड हीरो बन सके। थेरॉन उसके कमरे में आ जाता है क्योंकि उसे उसके इस गोल के बारे में पता चल चुका होता है। वो काइल को स्ट्रांग बनने की जेनेरिक एडवाइस देता है, लेकिन काइल शांतिपूर्वक कहता है स्ट्रेंथ ही सब कुछ काफी नहीं होता। वो समझाता है कि एक हीरो को पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि दुनिया घूमना, लड़ाइयाँ लड़ना और सामान खरीदना बहुत महंगा होता है। उसे इन्फ्लुएंसर लोगों से कनेक्शन भी चाहिए होते हैं, ताकि जब वो किसी कठिन पॉलिटिकल या सोशल परिस्थिति में फंसे तो कोई मदद करने वाला हो। और जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है किस्मत। थेरॉन उसकी बातों से सहमत तो होता है, लेकिन अब भी ये समझ नहीं पाता कि काइल को हीरो बनने की इतनी जल्दी क्यों है। उसे लगता है कि शायद हीरो बनना उसका असली मकसद नहीं है, बल्कि उसे तो उस तक पहुंचने का एक रास्ता चाहिए। काइल उसके इस इंट्यूशन से प्रभावित होता है, लेकिन वो अपने असली इरादे अभी भी जाहिर नहीं करता। वो बस मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो। थेरॉन सिर हिलाकर गुड लक कहता और कमरे से निकल जाता है। यहाँ काइल जब अकेला होता है तो वो अपनी किताबों में से कुछ ऐसा यूजफुल जानकारी पढ़ता है जिससे वो पैसे कमा सकता था। किताब में एक खास महिला का जिक्र होता और काइल एक योजना बनाता उस महिला से मिलने की, क्योंकि उसे यकीन होता है कि ये इनकाउंटर उसकी हीरो बनने की यात्रा में अहम भूमिका निभाएगा। अगली सुबह काइल सबके साथ ब्रेकफास्ट करता और उसी दौरान वो इला और थेरॉन को बताता है कि वो 2 दिनों की यात्रा पर निकलने का फैसला कर चुका है। इला उसकी कॉन्फिडेंस और प्रतिबद्धता को देखकर चकित हो जाती है। वो पूछती है कि क्या उसने अपनी माँ से बात की है। काइल जवाब देता है कि हाँ की थी और वो बहुत रोई थी। इला थोड़ी देर चुप रहती है, फिर अचानक घोषणा करती है कि उनका गुड फॉर नथिंग बेटा यानी कि थेरॉन काइल के साथ जाएगा।
काइल को ये सुनकर खुशी होती है क्योंकि वो पहले से ही थिरॉन को साथ ले जाने का इरादा बना चुका था। इला मजाक करती है कि कम से कम एक अच्छा ह्यूमन शील्ड तो होगा। काइल भी मुस्कुराकर हाँ करता है। जोक्स खत्म होने के बाद काइल लिसा को अपने प्लान के बारे में बताता है, लेकिन ये सुनकर लिसा अपसेट हो जाती है, इतना कि वो उसकी तरफ देख भी नहीं पाती। जब लिसा को पता चलता है कि काइल रॉयल कैपिटल जा रहा है और वो भी वर्क एक्सपीरियंस के लिए, तो वो भी जिद करती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। काइल तुरंत मना कर देता है क्योंकि वो लिसा को किसी भी तरह के खतरे में डालना नहीं चाहता था। लिसा अपनी जिद पर अड़ी रहती है और वो कहती है कि वो कोई लायबिलिटी नहीं है, उसे ओरेकल वॉरियर के साथ ट्रेनिंग मिली है। ये जानकर काइल हैरान हो जाता है, लेकिन जानता है कि लिसा को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए वो उसकी आंखों में देखता है और उसके पास जाता और उसे किस करता है और वादा करता है कि जब मैं लौटूंगा तो सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा और हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर हम रुके थे। लिसा कुछ कह नहीं पाती और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है। वो खुद को संभालते हुए काइल से वादा करवाती है कि वो सही सलामत उसके पास वापस लौटे। फिर दोनों पेड़ों की छांव के नीचे एक लंबा, शांत और भावनात्मक हग शेयर करते हैं। अब क्योंकि काइल को एक लंबी यात्रा पर निकलना है तो उसे उसकी उचित तैयारी करनी होती है। वो बाजार की ओर निकलता है और लिसा को भी साथ ले जाता है। चलते चलते वो उससे माफी भी मांगता है कि उसने उसे परेशान किया, लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि असल में वो उससे परेशान नहीं था, बल्कि कुछ और था जो वो अब शब्दों में नहीं कह सकता। रास्ते में जैसे ही वो बाजार पहुंचते हैं तो उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो कि एक एल्फ होती है। उसकी चाल, उसकी आंखों की गहराई और उसकी बस एक रहस्यमयी शक्ति काइल को एकदम रोक देती है। लिसा भी उसे देख लेती है और उसकी ओर इशारा करती है, जिससे काइल का ध्यान और भी पक्का हो जाता है। जब वो एल्फ उनकी ओर मुड़ती है तो उसकी प्रेजेंस जैसे हवा को भी स्थिर कर देती है। लिसा उसकी सुंदरता से हैरान हो गई थी और काइल के चेहरे पर एक अलग सी पहचान की चमक आ जाती है। वो उसकी ओर आगे बढ़ता है, ये सोचते हुए कि इतने वर्षों बाद वो खुद को कैसे दोबारा परिचित करवाए। तभी उसे याद आता है अपने पहले जीवन में एक दिन उसने ओजा से उसका असली नाम सुना था, वो नाम जो कोई नहीं जानता और जिसे जानना इस दुनिया में बस 3 लोगों को मुमकिन था, उसके माता पिता और वो खुद। और यही उसका एकमात्र पासवर्ड हो सकता था ओजा के दिल के दरवाजे तक पहुंचने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उसे एक्सेस कहकर पुकारता है, सब कुछ पल भर में बदल जाता है। ओजा की आंखें चौड़ी हो जाती है और उसके चेहरे पर डर, गुस्सा और शक का मिश्रण उभर आता है। उसके लिए कोई अनजान व्यक्ति अगर उसके असली नाम को जानता है तो वो उसके लिए एक सीधा खतरा हो सकता है। तो फिलहाल इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट आपको देखना है तो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिंड है, आप वहां से जाकर आराम से देख सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।